नमस्कार दोस्तों। 12 अक्टूबर सन 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टेड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा है चिली देश की राजधानी सांटियागो। इसमें बैठे हैं कुछ हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स। टोटल में 45 पैसेंजर्स हैं, तो इन प्लेयर्स के फैमिली और फ्रेंड्स भी साथ में आए हुए हैं। ये उड़ान कोई ज़्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाय से सांटियागो जाने में सिर्फ 3 घंटे का ही समय लगता है, लेकिन रास्ते में बीच में आती हैं विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। यही सुंदर पहाड़ियाँ हमारी इस कहानी में इन पैसेंजर्स के लिए एक भयानक मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती हैं। 12 अक्टूबर के उस दिन पहाड़ियों में एक तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात भर के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर यह विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे तक सफ़र काफ़ी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट्स प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो के काफ़ी करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। नीचे उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेंस आता है। प्लेन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय बहुत सारे बादल पास में आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से प्लेन में अलार्म्स बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। पैसेंजर सीट्स पर बैठे हुए कुछ रग्बी प्लेयर्स बड़े ही निडर हैं। वे मजाक बनाते हैं इस टर्बुलेंस का। तभी उनमें से एक पैसेंजर खिड़की के बाहर देखता है, तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लगे हैं, लेकिन फिर उसे दिखता है कि पहाड़ी बहुत ही नज़दीक है। जैसे ही हवाई जहाज़ बादलों से निकलता है, पायलट्स रियलाइज़ करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। इमीडिएट पैनिक में आकर वो प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बड़ी तेज़ी से बज रहा है। पायलट्स मैक्सिमम पावर लगा देते हैं ऑल्टीट्यूड को गेन करने के लिए, उसी पहाड़ी के ऊपर से बचकर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत देर हो चुका था। हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा उस पहाड़ी से टकरा जाता है। प्लेन का जो पूरा रियर पोर्शन था वो अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटों की रो थी वो प्लेन से लिटरली हवा में बाहर उड़ जाती है। 3 पैसेंजर्स इसी के साथ हवा में उड़कर गायब हो जाते हैं। कुछ और सेकंड्स तक ये प्लेन ऊपर जाते रहता है और फिर अचानक से नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद एक और कोलिजन और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में गिरता है और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लेशियर पर स्लाइड करता रहता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। जो पैसेंजर सीटें थीं वे प्लेन के बेस से फटकर बाहर आ जाती हैं। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और दोनों पायलट्स इमीडिएटली मारे जाते हैं। ये हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अभी भी प्लेन में बैठे हुए 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बचे हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए हैं किसी तरीके से। बस प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पर अटके पड़े हैं। पता चलता है कि ये प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका है और यह सर्वाइवल की दर्दनाक कहानी तो बस अभी शुरू हुई है दोस्तों। न तो वो लोग इमेजिन कर सकते हैं और ना ही आप इस वक्त इमेजिन कर सकते हैं कि इन सर्वाइवर्स के साथ आगे क्या हुआ।
ये दिल दहला देने वाली कहानी है यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। इस क्रैश के एकदम बाद दो सर्वाइवर्स ऐसे थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले थे 19 साल के रॉबर्टो कनेसा और दूसरे 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो। ये लड़के मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे, तो ये तुरंत काम पर लग जाते हैं ये देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा बचा है और कैसे घायलों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत सीवियर इंजरी हो रखी है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल के फर्नांडो पराडो, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से अब कोमा में है। जितना हो सकता था ये दो मेडिकल स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स की मदद करने की। दूसरी तरफ इस प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर अंदर चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विसेज को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर्स को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर्स रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूड करते हैं कि एयरक्राफ्ट बहुत ही रिमोट और इनएक्सेसिबल जगह में जाकर क्रैश किया होगा। प्रॉब्लम ये थी कि हवाई जहाज का कलर वाइट था और ये ऐसी जगह पर क्रैश किया था जहां चारों तरफ वाइट स्नो और आइस मौजूद थी। बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढ पाना बहुत बहुत मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर्स बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि किसी तरीके से वह यहाँ एक रात गुजार लें, ठंड से बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लें। अगले दिन उन्हें कोई ना कोई तो ढूंढ ही लेगा। उस बर्फीली रात को 5 घायल पैसेंजर्स सरवाइव नहीं कर पाते। सर्वाइवर्स का नंबर अब 33 से नीचे होकर 28 पर आ गया है। इन जिंदा बचे पैसेंजर्स ने प्लेन की बची खुची बॉडी का इस्तेमाल किया शेल्टर के तौर पर। लगेज का सामान, सीटें और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे के हिस्से को क्लोज करने के लिए, ताकि यह अंदर गर्म रह सके। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाय देश से 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च एरिया चूज किया था वो सही था। उसी सर्च एरिया के अंदर इस क्रैश साइट की लोकेशन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवर्स ट्राई करते हैं कि वो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें प्लेन की छत पर SOS लिखने के लिए। वो S लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही रियलाइज करते हैं कि उनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि वे सारे लेटर्स लिख पाएं। फिर वो कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए, ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर से घूम रहे हैं वे उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज करते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये चिल्लाकर, हाथ फेरकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हवाई जहाज इन्हें नोटिस कर ले, लेकिन वह नहीं कर पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगला दिन 15 अक्टूबर बचे हुए लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर पानी निकालने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। वे एक मेटल शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कनेक्टर के तौर पर, जिससे धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके। वो बूंद बूंद पानी कलेक्ट करते हैं वाइन की खाली बोतलों में। इसके साथ साथ कई पैसेंजर्स सीट पर जो गद्दियां थी उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, और सीट कवर्स में मौजूद वूल का भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला दिन 16 अक्टूबर क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो जाग उठते हैं अपने कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी हैं और उनकी 19 साल की बहन बहुत सीवियरली इंजर्ड है। पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, उनके लिए खाना पानी लेकर आते हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है अपनी इंजरी के चलते। इसमें ज़्यादातर पैसेंजर्स ऐसे लोग थे जो समुद्र के किनारे पर रहते थे। इससे पहले उन्होंने कभी बर्फ नहीं देखी थी, और अब अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाना और पानी के यहाँ किसी तरीके से सरवाइव कर रहे थे। इन बुरी परिस्थितियों में एक और प्रॉब्लम थी, स्नो ब्लाइंडनेस की।
जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पहाड़ियों पर मौजूदा बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती है तो उससे आंखें भी डैमेज हो जाती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स अपने हाथ खड़े कर देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी सर्च ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। बहुत कम चांसेस हैं कि इतने दिनों बाद वैसे भी कोई जिंदा बचा होगा। तो 142 आवर्स ऑफ सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर्स को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा हुआ मिलता है हवाई जहाज की सीटों के बीच में। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हॉर्ली इलेक्ट्रॉनिक्स के इंथुसियास्ट्स भी थे। वे उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना इम्प्रोवाइज करके बनाया जाता है। इनके एफर्ट्स की वजह से ये रेडियो फाइनली काम करने लगता है। इस रेडियो से सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर सुन तो सकते थे लेकिन खुद का कोई मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। ये रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन के बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल किया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरीके से बैठ जाता है। कुछ लोग इस खबर को सुनकर रोने लगते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। फर्नांडो पराडो एक लौते थे जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ अलग ही प्लान बन रहा था। 11वें दिन तक सर्वाइवर्स को खाने की सख्त कमी महसूस होने लगी। इनके पास वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं था। शुरू में सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स थे, एक टीन था मसल्स का, 3 छोटे जार्स थे जैम के, एक बादाम का डब्बा था, कुछ डेट्स थीं, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राइड प्लम्स और वाइन की कुछ बोतलें। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने सारे खाने को राशन करना शुरू कर दिया था। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। पराडो ने तो एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिनों तक खाया था, सिर्फ एक मूंगफली के दाने को। इस हद तक राशनिंग करना भी काफ़ी नहीं था क्योंकि खाना अब बिल्कुल ख़त्म होने लगा था। 3800 मीटर की हाइट पर यहाँ ना कोई पेड़ पौधे थे और ना ही कोई जानवर जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। कुछ लोगों ने प्लेन्स के कुछ पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे सीटों के अंदर लगे हुए कॉटन को, सीटों पर लगे हुए लेदर को खाने की कोशिश करी, लेकिन इससे वे और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मुर्दा बॉडीज खाने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं है। ये फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मारे गए थे इस क्रैश में वह दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे या रिलेटिव्स थे। यह आइडिया सबसे पहले कनेसा को आया तो उन्होंने ही सबसे पहले ट्राई किया ये सब करने का। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस वक्त तो मना कर दिया, लेकिन 2 दिन जब और गुजरे, जब कोई और ऑप्शन नहीं दिखा तो फाइनली उन्हें भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाना पड़ा। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर्स के लिए यह फूड सोर्स भी बड़ी तेजी से घटते जा रहे थे। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर नहीं हो सकते थे। लेकिन फिर उस रात एक बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक एवलांच आ गया है। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है। 8 लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी की वजह से मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19। ये बचे हुए 19 लोग बर्फ के अंदर एक छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। पराडो एक मेटल पोल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कि कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद खोद खोद कर एक टनल बनाते हैं उस बर्फ के अंदर से और बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते हैं।
बाहर निकलते ही अचानक इन्हें दिखता है कि एक बर्फ का तूफान आ रहा है। जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर बैठना ही समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर्स किसी तरीके से क्रैम्पेड स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर आ जाते हैं जब मौसम साफ होता है, और बाहर निकलकर ये बचे कुचे लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ क्रैश साइट पर बैठे रहकर मदद की उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश करके मरे। कनेसा, पराडो और विजिंटिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर्स में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को थोड़ा ज़्यादा खाने का राशन दिया जाए, सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिए जाएं, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाज़ा लगाना। क्रैश होने के पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हवाई जहाज़ ने कुरिको शहर को पास किया है। तो इन लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर चलेंगे तो ज़रूर हम चिली देश के कुछ कंट्री साइड एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन यह अंदाज़ा लगाना इनका बहुत बहुत गलत था। को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहाँ पर ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर भी इस बात से अनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्डअप करने के लिए, और 15 नवंबर क्रैश के 33 दिन बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज के पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था जो प्लेन से पहले ही टूट गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेसेस मिलते हैं, चॉकलेट के बक्से, 3 मीट की पैटीज, रम की एक बोतल, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी। और इसके साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे ना सिर्फ इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकती है बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि रात यहीं पर बिताई जाएगी। एक्सपीडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो सिस्टम है इसे ही चालू करने की कोशिश करी जाए। क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरीज निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से, और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें। फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें 24 किलो की बैटरी भी मिलती है, लेकिन यह बहुत भारी थी। इन्हें वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी क्रैश साइट तक नहीं ले जाया जा सकता था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यहीं से चालू करने की कोशिश करते हैं। वापस जाकर ये रॉय हॉर्ली की मदद लेते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था। बात असल में यह थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता था, जबकि इनकी जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने के लिए इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिन तक यह पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही यह रियलाइज करते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज बाद एक एवलांच आता है और इसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं। कुल मिलकर बचते हैं सिर्फ 16 सर्वाइवर्स। वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए इन्हें रात में सोने का कोई तरीका चाहिए था। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कैसे सरवाइव किया जाए रात में। सर्वाइवर्स में एक 18 साल का लड़का था, कार्लोस मिगवेल। उसे याद था कि उसकी मम्मी ने उसे नीडल से स्यू करना सिखाया था। वो अपने साथ अपनी नीडल और स्विंग किट भी लेकर चला था। उसका आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को हम एक साथ स्टिच कर दें और बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना दें। यही किया जाता है। अगला दिन 12 दिसंबर, 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन यह क्रैश हुआ था। यह 3 बहादुर आदमी पराडो, कनेशा और विजिंटिन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेनियरिंग गियर के ग्लेशियर पर क्लाइंब करने।
वेस्ट की दिशा में जाने का मतलब था कि पहले इन्हें पहाड़ी के ऊपर जाना होगा, पहाड़ी के नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2 से 3 दिन के अंदर चलकर ये मदद ढूंढ लेंगे। तो इन्होंने सिर्फ 3 दिन की मीट की सप्लाई पैक करी थी। पराडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे। टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी थी और पैरों में उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी, इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस था। और इतनी हाइट पर हवा भी काफ़ी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे पहाड़ी की ओर। इन्होंने स्टिच करके जो अपना स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तीनों उस एक स्लीपिंग बैग में एक दूसरे से जितना करीब हो सके उतना करीब रहकर सोते थे और सूरज के निकलते ही चलना शुरू कर देते थे। धीरे धीरे कदम से कदम मिलाकर ये आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इन्हें दिखता है कि ये रास्ता तो कहीं ख़त्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजिंटन डिसाइड करता है कि वह वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम ज़रूरत पड़े। 15 दिसंबर विजिंटन अपना रास्ता वापस लेता है, जो कि बहुत आसान था क्योंकि यह सारा रास्ता डाउनहिल था। वो एयरक्राफ्ट की एक सीट को स्ले की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर वह क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्होंने 3 दिन लगा दिए थे और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। पराडो और कनेसा पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे के बाद यह पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखाई देता है कि चारों तरफ सिर्फ बाकी दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। पराडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं कुछ ढूंढने की, तो इन्हें दिखाई देता है कि दूर वेस्टर्न हॉरिजन में 2 पहाड़ियों की चोटी है जहां पर बर्फ नहीं है। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। पराडो और कनेसा हाइकिंग करते रहते हैं और फाइनली ये एक वैली में पहुंचते हैं। एक वैली जहां इन्हें बहती हुई नदी दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज़ थी, क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए डाउनहिल का रास्ता मिलना आसान था। यह चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन तक ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की कुछ प्रेजेंस दिखाई देती है। खेतों में कुछ गायें दिखाई देती हैं। ये इतना थक गए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनसे अब आगे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और तभी नदी के किनारे दूसरी तरफ घोड़े पर बैठे हुए 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज़्यादा है कि उन तक आवाज़ पहुंच नहीं रही है। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान पराडो और कनेसा की तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, टुमारो। वो कहता है कि मैं कल दोबारा आऊँगा। और अगले दिन वह आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है। इस बार वह अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर और पेंसिल को पत्थर के साथ धागे के जरिए अटैच करके नदी के दूसरे किनारे फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। पराडो इस पेपर पर स्पेनिश भाषा में लिखते हैं, आई केम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स। मैं यूरुग्वाई से आया हुआ हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद हैं। हमें जल्दी से मदद की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं जानते कि मदद कैसे मिलेगी। हमारे पास कोई खाना नहीं है। हम कमज़ोर हैं। हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। प्लीज़ हमें बचा लो। हम कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था, सर्गो कार्टन। वो इस नोट को पढ़ता है और उन्हें इशारों में समझाता है कि मैंने समझ लिया।
अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले एक खबर में मैंने सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो ये शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पुराने प्लेन क्रैश से अभी भी कोई जिंदा बचा है। सर्गो ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है नदी के दूसरी ओर और अगले 10 घंटे तक लगातार यह घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इंसानों के किसी भी गांव या बस्ती से अभी भी ये इतने दूर थे। फाइनली जब यह सबसे करीब के शहर में पहुंचते हैं तो यह खबर वहां के आर्मी कमांडर को बताई जाती है, जो सांटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच ये किसान पराडो और कनेसा को लॉस माइटनेस नामक शहर में लेकर आते हैं, जहां फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि अपनी उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में यह 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। कनेशा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे और अब उनका वेट सिर्फ 44 केजीज ही बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलते हैं, यह इंटरनेशनल खबर बन जाती है। यह दिल दहला देने वाली कहानी सही मायनों में अनबिलीवेबल थी। चिली के एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर्स भेजती है इमीडिएट रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और कनेसा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। पराडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेकर आए थे। वे नक्शे में नाप रहे थे कि वो कहां कहां हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर्स की लोकेशन फाइनली पता चलती है आर्मी कमांडर्स को। 22 दिसंबर सन 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर्स के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवर्स यहां रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर्स की। एल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, मैल न्यूट्रिशंस, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है तो क्या कुछ करना पॉसिबल नहीं है। आप चाहें तो ऐसी चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसलिए इस डिजास्टर को एक और नाम भी दिया जाता है, द मिरेकल ऑफ द एंडीज। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों या फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अनोखी और सच्ची घटना की कहानी जान सकें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।